स्क्रीन दिख रही है? यस सर। सो लास्ट क्लास में हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे, है ना, रिलेटिव मोशन इन 2D के। मैंने आपको वेक्टर्स कैसे सॉल्व करते हैं ये बताया था। वेक्टर से रिलेटेड प्रॉब्लम आएगी इसमें पूरी, है ना। सारे क्वेश्चन समझ में आ गए थे? ठीक है, आगे बढ़े। यस सर। ओके, नाउ ये क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है, ये क्वेश्चन सॉल्व करो। मैंने जो सिखाया सेम वो कंसेप्ट लगा के सोल्व करो, पता लगेगा तुम्हें समझ में आया कि नहीं आया। करो सॉल्यूशन, है ना। रिलेटिव वेलोसिटी में जितने भी क्वेश्चन आते हैं वो वेक्टर से रिलेटेड होते हैं, ठीक है। और वेक्टर्स को कैसे सोल्व करना है मैंने आपको बताया था, प्रैक्टिस करवाए थे, ध्यान है सबको। सो एक बार मैं क्वेश्चन रीड कर देता हूँ। कार ए इज मूविंग नॉर्थ ईस्ट विद स्पीड 5√2। कार ए कितने से जा रहा है? नॉर्थ ईस्ट में जा रहा है 5√2 से, ठीक है। अनदर कार बी इज मूविंग विद स्पीड 10 मीटर पर सेकंड। कार बी की स्पीड गिवन है, मैग्नीट्यूड गिवन है, डायरेक्शन ही गिवन है। बट फॉर ड्राइवर ऑफ बी कार ए इज मूविंग साउथ ईस्ट। इस लाइन का मीनिंग मुझे बताओ, इस लाइन का मीनिंग क्या है? ड्राइवर ऑफ बी कार ए इज मूविंग साउथ ईस्ट, तो कौन किसके रिस्पेक्ट में किसकी डायरेक्शन गिवन है? ए के रिस्पेक्ट में बी की या बी के रिस्पेक्ट में ए की? ए विद रिस्पेक्ट टू बी। ए विद रिस्पेक्ट टू बी। हाँ, बी ए को देख रहा है तो ए साउथ ईस्ट में जाते हुए दिख रही है, तो ये बी ए बी की डायरेक्शन है। समझ में आया? तो हमसे पूछा वेलोसिटी ऑफ कार ए विद रिस्पेक्ट टू बी, तो डायरेक्शन तो गिवन है, हमें मैग्नीट्यूड और निकालना है। डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ कार बी, और बी कार का हमें डायरेक्शन बताना है। समझ में आया? ठीक है। अगेन वन कंप्लीट वेक्टर इज गिवन, एक की डायरेक्शन गिवन है और एक का मैग्नीट्यूड गिवन है। सोल्व करो। चलो देखो, सबसे पहले क्या करो, कुछ समझ में नहीं आया तो एक बार टेबल तो बना लो, उससे तुम्हें आइडिया लगेगा किसका मैग्नीट्यूड गिवन है, किसका डायरेक्शन गिवन है। वी ए, वी बी, और कौन किसको देख रहा है? बी ए को देख रहा है, तो वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, उसको क्या बोलते हैं? वी ए बी। ये वी ए बी की तो डायरेक्शन है साउथ ईस्ट। समझ में आया? तो वी ए कितना गिवन है आपको? 5√2, यहाँ लिख दो। डायरेक्शन क्या है? नॉर्थ ईस्ट। ओके। कार बी का मैग्नीट्यूड गिवन है 10, डायरेक्शन गिवन नहीं है, हमें बताना है। वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी की डायरेक्शन गिवन है साउथ ईस्ट, और मैग्नीट्यूड गिवन नहीं है, हमें बताना है लेट से एक्स। ये सब हमें गिवन है। टोटल 4 वेरिएबल्स गिवन है, 1 2 3 4। मैंने आपको बताया था 6 में से 4 गिवन होता है। समझ में आया? बाकी 2 बताना है। तो हमें पता है वी ए बी क्या होता है? वी ए माइनस वी बी, ये होता है ना? हाँ, यस सर। यस सर। डायरेक्शन पता है आपको, वी ए बी की पता है और वी ए की पता है, इन दोनों की। तो ये दोनों आप सोल्व नहीं कर सकते क्योंकि बी की नहीं पता आपको, तो बी को उधर ले जाओ। बी की डायरेक्शन नहीं पता ना, तो इन दोनों को सोल्व नहीं कर सकते आप। तो बी को उधर ले जाओ और वी ए बी को इधर ले आओ, तो क्या बन जाएगा? वी बी इज इक्वल टू बन जाएगा वी ए माइनस वी ए बी। इन दोनों की आपको पता है डायरेक्शन, तो इनको सोल्व कर सकते हैं। अब इनकी डायरेक्शन के साथ इनको ड्रॉ करो। वी ए की डायरेक्शन किधर है? इसको ड्रॉ करते वक्त हमें याद रखना है, हमें वी ए में प्लस करना है माइनस ऑफ वी ए बी को। समझ में आया? एडिशन करना आता है हमें, एडिशन के हिसाब से हम चलेंगे। तो वी ए में किसको ऐड करना है? माइनस ऑफ वी ए बी को, ठीक है। सो वी ए 5√2 नॉर्थ ईस्ट। सबको अब डायरेक्शन पता है, नॉर्थ किधर होता है, ईस्ट किधर होता है। मैं डायरेक्ट बना रहा हूँ, ये नॉर्थ ईस्ट होता है। समझ में आया क्या? इसका मैग्नीट्यूड है 5√2 और ये एंगल है 45 डिग्री। आया समझ में? दूसरा वाला एंगल भी 45 होगा, ठीक है। देन इसमें आपको ऐड करना है माइनस ऑफ वी ए बी। वी ए बी किधर है? साउथ ईस्ट। साउथ ईस्ट किधर होता है? ये वाला, ये ईस्ट और ये साउथ। तो माइनस ऑफ वी ए बी किधर होगा? नॉर्थ वेस्ट सर, उधर वो साइड पे नॉर्थ वेस्ट होगा ना? हाँ सर, ये इस तरफ होगा।
समझ में आया? yes. तो ये वेक्टर है माइनस ऑफ वी ए बी वेक्टर। अब इन दोनों का रिजल्टेंट, इसका जो पैरेललोग्राम बनेगा ये वाला, उसका डायगोनल होगा। इन दोनों का रिजल्टेंट है वी बी। समझ में आया क्या? हाँ, ये एंगल भी 45 डिग्री है, तो मतलब इन दोनों के बीच में 90 डिग्री एंगल है। समझ में आया? सर तो मिडल में रहेगा, मतलब नॉर्थ हाँ, में इनके रहेगा। एकदम बीच में जाएगा। कह नहीं सकते, लेकिन बीच में क्यों जाएगा? क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड हमें नहीं पता ना, अभी नहीं बोल सकते। 45, 90 हाँ, तो क्या हुआ, जैसे मान लो ये 3 है और ये 4 है, तो बीच में से जाता है क्या? 3 और 3 होता तो हो जाता ना। नहीं समझ सर। में आया? भूल गए क्या? हाँ सर, हाँ सर। अरे मैग्नीट्यूड इक्वल होता है तो बीचों बीच में से जाता है। समझ में आया? हाँ, हाँ सर। तो अभी पहले मैग्नीट्यूड निकालो, Yes, फिर sir. पता लगेगा कि किधर आएगा रिजल्टेंट की डायरेक्शन। पहले एक्स निकालो। समझ में आया? ये वी ए बी है और ये वी ए है, और ये माइनस और वी ए बी, इन दोनों का रिजल्टेंट, तो एक्स निकालो। अब हमें इतना तो पता है, जो दो वेक्टर 90 डिग्री पर होते हैं उनमें पाइथागोरस थ्योरम लगा के निकाल सकते हैं, है ना? तो इनका जो रिजल्टेंट आएगा, समझ में आया, वो 10 है। इन दोनों का रिजल्टेंट 10 है। इसका मैग्नीट्यूड कितना है? 5√2। इसका कितना है? x, और इसका है 10। समझ में आया क्या? हाँ, और इन दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ? ध्यान से देखो, 10 का स्क्वायर इज इक्वल टू 5√2 का स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, ऐसे लिख सकता हूँ ना? क्यों Yes, लिखा sir. मैंने? क्योंकि थीटा 90 डिग्री है। समझ में आया? तो वो 2ab cos 90 वो तो 0 हो जाएगा। आया समझ में? हाँ, Yes, sir. Yes, sir. तो यहाँ से x निकल जाएगा। देखो, तो 10 का स्क्वायर 100 इज इक्वल टू ये हो जाएगा 50 प्लस एक्स स्क्वायर, तो x आएगा √50। 100 माइनस 50, 50 √50, मतलब 5√2 आया। तो इसका मैग्नीट्यूड भी 5√2 आया। समझ में आया क्या? हाँ सर, अभी तो जितना सर ये है, आएगा अब नॉर्थ आप में। बोल सकते हो कि एकदम बीच में से जाएगा। ओके x आ गया हमारे पास, इसका आंसर आ गया। कितना आया? 5√2 मीटर पर सेकंड 5 साउथ ईस्ट। डायरेक्शन तो गिवन थी साउथ ईस्ट। समझ में आया? अब आप बोल सकते हो कि Yes, ये sir. क्योंकि इसकी लेंथ भी 5√2, इसकी लेंथ भी 5, तो इनका रिजल्टेंट एकदम बीच में जाएगा। अब ये 90 डिग्री, 45 इधर 45 इधर, तो इस लाइन पे जाएगा, मतलब टुवर्ड्स नॉर्थ। समझ में आया क्या? इनका Yes. रिजल्टेंट जो वीबी है Yes. वो किधर है? दिखाने की जरूरत है क्या? नॉर्थ की तरफ ही होगा, तो इसकी डायरेक्शन क्या आएगी? हाँ ये नॉर्थ में जा रहा है। समझ में आया क्या? इसका आंसर क्या है? नॉर्थ। मैग्नीट्यूड तो गिवन था 10 मीटर पर सेकंड, नॉर्थ में जा रहा है। आया समझ में? तो कर पाओगे ऐसे क्वेश्चन? ऐसे क्वेश्चन कर लोगे आप? टेबल बनाने के बाद आपको पूरा आइडिया लग जाएगा, फिर घबराने की जरूरत नहीं बिल्कुल भी। समझ में आया? डायग्राम बनाना है, कंपोनेंट वगैरह लेके सोल्व करना है, अपने हिसाब से जैसा आपको सही लगे वैसे सोल्व कर सकते हो। समझ में आया? कुछ ना कुछ आपको गिवन होता ही है, उससे सोल्व हो जाता है। ठीक है? Yes. देखो, अब थोड़े से एक और टाइप के क्वेश्चन करते हैं, जिसमें हमसे पूछा जाता है कि इनके बीच की मिनिमम डिस्टेंस कितनी है। समझ में आया क्या? जैसे मान लो ये हम टॉप से देख रहे हैं, दो शिप है, सी को हम टॉप से देख रहे हैं। समझ लो बर्ड आई व्यू है। बर्ड आई व्यू पता है ना क्या होता है? बर्ड टॉप से देखेगी तो उसको कैसा दिखेगा? समझ में आया क्या? ये टॉप व्यू है ना? यहां पर एक शिप है और यहां पर एक शिप है, दो शिप है। ठीक है? एक शिप इधर जा रहा है इस इंस्टेंट पर, और एक शिप इधर आ रहा है इस इंस्टेंट पर। इनके बीच की डिस्टेंस है 10 किलोमीटर। कितने इनके बीच की डिस्टेंस अभी इस इंस्टेंट पर? 10 किलोमीटर। ये 20 किलोमीटर पर आवर से इधर आ रहा है, और ये भी 20 किलोमीटर पर आवर से इधर आ रहा है। मतलब क्वेश्चन में लैंग्वेज की फॉर्म में लिखा होगा
कि ये साउथ में जा रहा है और ये ईस्ट में जा रहा है। समझ में आया क्या? ये दोनों अभी एक ही लाइन पर है, जो नॉर्थ साउथ वाली लाइन पर है। ये इधर नॉर्थ होता है, इधर साउथ होता है। तो नॉर्थ साउथ वाली लाइन पर ये शिप स्टार्ट हुए। शिप ए इज गोइंग टुवर्ड्स ईस्ट विद 20 किलोमीटर पर आवर। मैं लैंग्वेज बोल रहा हूँ, लैंग्वेज सुनो, आपको उसको सुन के ये डायग्राम बनाना है। समझ में आया क्या? यस सर। 2 ships are at a line, north south line, ठीक है, connecting north to south line. One ship is going towards east with 20 km per hour and another ship is going towards south with 20 km per hour, है ना, at a separation of 10 km. समझ में आया? ऐसा डायग्राम बन जाएगा, पढ़ के बना लोगे डायग्राम। सेपरेशन की वन है 10 किलोमीटर। समझ में आया? हमसे पूछा है फाइंड मिनिमम सेपरेशन या मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन शिप्स। इन दो शिप्स के बीच की मिनिमम डिस्टेंस बतानी है, ठीक है। अब देखो, ये मैं बताता हूं आपको कैसे करना है। इसमें रिलेटिव मोशन के ही कंसेप्ट लगेंगे। ये भी तो रिलेटिव मोशन इन 2D है ना, एक इस डायरेक्शन में जा रहा है, एक इस डायरेक्शन में जा रहा है, दोनों की अलग अलग डायरेक्शन है। रिलेटिव मोशन इन 2 डायमेंशन है भी। समझ में आया क्या? अब देखो, इनके बीच में सेपरेशन अभी कम हो रहा है। कैसे हो रहा है? जैसे मान लो 30 मिनट्स या 15 मिनट्स में ये कितना चलेगा? 5 किलोमीटर। समझ में आया? या फिर ऐसे देखो, थोड़ी देर बाद ये यहाँ आया और ये यहाँ आया, तो इनके बीच का डिस्टेंस ये होगा। अभी होगा कि नहीं होगा? हाँ Yes. थोड़ी देर बाद ये यहाँ आ गया और ये यहाँ आ गया, इनके बीच का डिस्टेंस ये हुआ। थोड़ी देर बाद ये बी वाला, ये बी शिप है, ये बी शिप यहाँ आया, ठीक है, और ये यहाँ आया, इनके बीच का डिस्टेंस ये हो गया। फिर थोड़ी देर बाद बी यहाँ आ जाएगा और ए यहाँ आ जाएगा, तो इनके बीच का डिस्टेंस फिर से 10 किलोमीटर हो जाएगा। समझ में आया क्या? स्पीड तो सेम ही यस है, सर। आया समझ में? तो बीच में कहीं ऐसा टाइम आया था जब इनके बीच का डिस्टेंस सबसे कम था। मान लो ये है, आया समझ में? हाँ, तो मैं ये यस निकालना है। सर। अब ऐसे करोगे तो टफ हो जाता है क्वेश्चन, क्योंकि आप रिलेटिव मोशन के हिसाब से नहीं कर रहे हो, आप ग्राउंड फ्रेम में देख के कर रहे हो। ये मैंने ग्राउंड में बताया ना आपको। ग्राउंड फ्रेम मतलब रुकी हुई फ्रेम के हिसाब से कर रहे हो। आपके रिस्पेक्ट में बी भी चल रहा है और ए भी चल रहा है। डी यहाँ से आया, ए यहाँ से आया, तो इनके बीच की डिस्टेंस ये रह गई। फिर बी ए यहाँ से आया, बी यहाँ से आया, तो इनके बीच की डिस्टेंस ये रह गई। ऐसे सोच के करोगे तो नहीं होगा सोल्व। तो हम कैसे करेंगे, ये मैंने आपको इमेजिन करने के लिए बताया कि इनके बीच की डिस्टेंस कम कैसे हो रही है। कम हो रही है, सबको इमेजिन हो गया? समझ में आया? हाँ, फिर बाद में फिर बढ़ जाएगी। जब बी यहाँ आ जाएगा तो ए यहाँ आ जाएगा, तो फिर से 10 किलोमीटर हो गए इनके बीच की डिस्टेंस, कम होके बढ़ गई है। समझ में आया? यस सब टॉप से देख रहे हो, सब टॉप से देख रहे हो। समझ में आया? टॉप से देख रहे हो ना इसको, तो इमेजिन होगा। ऐसे इधर उधर से मत देखना, वरना बिल्कुल भी इमेजिनेशन नहीं बन पाएगा। समझ में आया क्या? हाँ यस सर। अब देखो, तो हम इसको क्वेश्चन को सोल्व करेंगे रिलेटिव फ्रेम में, मतलब किसी भी एक के रिस्पेक्ट में। उससे क्या फायदा होता है, जिसके भी रिस्पेक्ट में हम देखते हैं वो तो रेस्ट पर आ जाता है। समझ में आया क्या? हाँ, जैसे मान लो अगर मैं ए के रिस्पेक्ट में देखूंगा बी को, तो ए तो रुक जाएगा। समझ में आया? और बी, ए की वेलोसिटी मुझे बी को अपोजिट डायरेक्शन में देनी होगी। याद है ना, जब हम किसी एक फ्रेम में देखते हैं तो उसकी वेलोसिटी बी को उस ए की वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में हमें उसको गिफ्ट देनी होती है। याद है ना? हाँ, अरे क्वेश्चन किए थे ना पहले भी। तो Yes, अगर मैं ये डायग्राम एक ही फ्रेम में बनाऊं, एक ही फ्रेम में अगर मैं डायग्राम बनाऊं, तो ए तो यहां पर रेस्ट पर ही रहेगा, ए तो रुक जाएगा, और बी जो ग्राउंड के हिसाब से या सी के हिसाब से 20 किलोमीटर पर आवर ऐसे साउथ में जा रहा था, बट ए के हिसाब से ये ए की वेलोसिटी ये वाली इसमें मुझे इधर देनी पड़ेगी। समझ में आया क्या? ये तुम्हें करना आना चाहिए, तो क्वेश्चन बहुत इजीली हो जाता है। समझ में आया? हाँ, आया समझ में? यस सर।
ए की वेलोसिटी, क्योंकि मैं ए फ्रेम में देख रहा हूँ तो ये तो यही कहीं रहेगा खुद के रिस्पेक्ट में, तो ये इधर जा रहा है तो ये इसको देखेगा तो ये इधर भी जा रहा होगा। समझ में आया? इसलिए इधर दिए मैंने। अगर आप ए से बैठकर देखोगे तो आपको बी इधर आते हुए भी दिखेगा और उधर जाते हुए भी दिखेगा। इमेजिन हुआ क्या? अरे मैं इधर जा रहा हूँ और एक मेरे इधर आ रहा है, तो मैं उधर जाते हुए देखूंगा तो वो मेरी तरफ भी आते हुए और उधर भी जाते हुए दिखेगा। समझ में आया क्या? यस सर। इमेजिन क्या करो, ठीक है। इसलिए तो इसके दोनों कंपोनेंट आ रहे हैं, एक इधर भी आ रहा है और एक इधर भी आ रहा है, ए के रिस्पेक्ट में। ये मैंने कौन सी फ्रेम ली है? ए के रिस्पेक्ट में दो कंपोनेंट आ रहे हैं। सबको इमेजिन हुआ क्या? हाँ, अरे मैं चाहता तो बोल देता, मैंने तुम्हें बताया भाई, ए की वेलोसिटी बी में अपोजिट ऐड कर दो, बस इतना बोल के भी रुक सकता था मैं, बट मैं तुम्हें इमेजिन करवा रहा हूँ ताकि अच्छे से समझ में आए। वरना डायरेक्ट करना क्या होता है, ए की वेलोसिटी इसको 0 किया, इधर ऐड कर दिया, बस। समझ में आया? हाँ, ज्यादा डिटेल में बताने से तुम कंफ्यूज तो नहीं होते हो ना? नो सर। समझ में आता है ना? अब देखो इधर, अब ए के रिस्पेक्ट में बी 20 इधर आ रहा है और 20 उधर जा रहा है, मतलब इन दोनों का रिजल्टेंट ये वी ए बी एकदम बीच में से ऐसे जा रहा होगा। दिस इज वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए। बताओ कितनी होगी? 20√2 होगी कि नहीं होगी? समझ में आया क्या? आपसे पूछा जाए फाइंड वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, तो क्या होगा? 20√2 होगा कि नहीं होगा? किस डायरेक्शन में होगा? इधर वेस्ट, नीचे साउथ, साउथ वेस्ट 45 डिग्री। ये एंगल कितना है? क्यों 45? क्योंकि दोनों कंपोनेंट इक्वल है। समझ में आया यहाँ तक? अरे जल्दी जल्दी बोला करो तो मैं आगे बढ़ूंगा। यस समझ सर। में आ गया? Yes, sir. यस सर। अब ध्यान से देखो, अभी ए यहीं था, बी यहाँ था, इनके बीच का गैप था 10 किलोमीटर। अब ए तो यहीं रहेगा, इसके रिस्पेक्ट में ए बी को देखेगा तो वो ऐसे जाते हुए दिख रहा है, तो थोड़ी देर बाद यहाँ आ जाएगा। मान लो यहाँ आ गया, तो इनके बीच का गैप अब 10 से कम हो गया। मान लो यहाँ आ गया, अब और कम हो गया। मान लो यहाँ आ गया, अब और कम हो गया। यहाँ आ गया, अब वापस बढ़ने लग गया। यहाँ आ गया, अब और बढ़ रहा है। यहाँ आ गया तो फिर से 10 किलोमीटर हो गया। समझ में आया? हाँ, Yes, और ये sir. तो उधर जाएगा, ए के रिस्पेक्ट में बी अब तो बढ़ता ही जाएगा। आया समझ में? Yes, sir. हाँ, Yes, जब मैं sir. बोलूं ए फ्रेम में इमेजिन करो तो फिर आपको भूलना नहीं है कि आप ग्राउंड से देख रहे हो या ए से देख रहे हो। आपको इमेजिन करना है मैं ए वाली शिप में बैठा हूं। समझ में आया? ठीक है, तो मुझे बताओ मिनिमम कौन सा था? मिनिमम यहां था ना, ये मिनिमम डिस्टेंस है। यहां से कम हो रही है इनके बीच की डिस्टेंस, फिर बढ़ने लग गई, तो वो मिनिमम डिस्टेंस कौन सी होती है? यहां से परपेंडिकुलर, क्योंकि ए तो रुका हुआ है, ए तो ये की ही है, यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करो। यहां पर ये एंगल 90, ये मिनिमम है। जब बी यहां आ जाएगा तब इनके बीच की डिस्टेंस मिनिमम हो जाएगी। समझ में आया क्या? Yes. हाँ, Yes, sir. तो इसे हम बोलेंगे एस मिनिमम, मिनिमम सेपरेशन। ये एंगल मुझे पता है 45 और मुझे ये पता है 10 किलोमीटर। तो इस ट्राइंगल में देखो, ये जो ट्राइंगल है ये राइट एंगल ट्राइंगल है ना? ये एंगल 45 है तो ये भी 45 ही होगा, क्योंकि दूसरा थर्ड 90 है। समझ में आया? Yes, sir. तो इस 10 का, या फिर ऐसे लिख लो साइन 45 या फिर कोस 45 इज इक्वल टू, ये बेस है और ये हाइपोटेन्यूस है, तो क्या लिखूंगा मैं? कोस 45 इज इक्वल टू बेस कितना है? एस मिनिमम अपॉन हाइपोटेन्यूस कितना है? 10। तो एस मिनिमम कितना आ जाएगा? 10 कोस 45 मतलब 1/√2, 10/√2 मतलब 5√2 किलोमीटर। ये मिनिमम डिस्टेंस है। समझ में आया क्या? हाँ, Yes. Yes, sir. और आपसे पूछा है ऑल्सो फाइंड द टाइम ऑफ मिनिमम डिस्टेंस। कितने टाइम बाद उनके बीच में मिनिमम सेपरेशन होगा? समझ में आया? हमने डिस्टेंस तो बता दी, आंसर आ गया। हमसे जो पूछा था, हमसे ये भी पूछा है कि यहाँ t = 0 में यहाँ थे, कितनी देर बाद इनके बीच का गैप मिनिमम हो जाएगा? टाइम निकालना है हमको। समझ में आया क्या? तो इसी फ्रेम में निकाल लो टाइम। टाइम इज इक्वल टू क्या होता है? एस रिलेटिव अपॉन बी रिलेटिव।
समझ में आया क्या? या फिर ऐसे देख, b यहाँ से शुरू हुआ था, Yes, sir. यहाँ t इक्वल टू 0 से b शुरू हुआ था, a के रिस्पेक्ट में यहाँ आ गया b, यहाँ से यहाँ तक कि कितनी स्पीड से जा रहे हैं, इस लाइन पे जा रहे हैं ना a के रिस्पेक्ट में 20√2 से। समझ में आया क्या? आया समझ में? यस सर। और Yes, sir. ये डिस्टेंस कितनी होगी, ये 5√2 है तो ये भी 5√2 होगी, क्योंकि दोनों एंगल 45 है, ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है। समझ में आया क्या? ये एंगल भी 45 है तो ये 5√2 है तो ये भी 5√2 होगी। समझ में आया क्या? Yes, sir. तो टाइम इज इक्वल टू होगा डिस्टेंस 5√2 अपॉन स्पीड 20√2, 1/4 आवर। समझ में आया? मतलब 15 मिनट्स के बाद उनके बीच की डिस्टेंस मिनिमम हो जाएगी। आया समझ में? अब ध्यान रखना, मैंने ये 5√2 वाला यहाँ 5√2 पुट नहीं किया है, वो इस केस में इक्वल आ रहा है, जरूरी नहीं इक्वल आए वो। आया समझ में? मैंने ये डिस्टेंस पुट की, ये भी 5√2 है, क्योंकि इस केस में एंगल 45 मान लो 30-60 होता तो डिस्टेंस अलग अलग होती। समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. लिख लो। आगे बढ़े। Yes, sir. नेक्स्ट टॉपिक लिखो, रिलेटिव इन प्रोजेक्टाइल, रिलेटिव मोशन इन प्रोजेक्टाइल। प्रोजेक्टाइल के केस में भी रिलेटिव मोशन के क्वेश्चन आते हैं। अब कैसे क्वेश्चन आते हैं ध्यान सुन लो एक बार, किस तरह के आते हैं कि जैसे मान लो इधर से किसी ने एक स्टोन फेंका, इधर से किसी ने एक स्टोन फेंका, तो दोनों ऐसे आके कहीं ना कहीं मान लो कोलाइड करेंगे, तो कितनी हाइट पर करेंगे, कितने टाइम के बाद उनका कोलिजन होगा, किस कोऑर्डिनेट पर करेंगे, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। समझ में आया क्या? सो ये आपको लग टफ रहे होंगे अभी कि इधर से कोई स्टोन फेंक रहा है, इधर से कोई स्टोन फेंक रहा है, बीच में कहीं टकराएंगे, कैसे सोल्व करेंगे, ऐसा लग रहा होगा। समझ में आया क्या? ठीक है, बट मैं आपको सिखाऊंगा एक एक करके, और टफ नहीं लगेगा बाद में बिल्कुल भी, बट ध्यान दो। ठीक है, सो रिलेटिव मोशन इन प्रोजेक्टाइल, पहले हम थ्योरी पढ़ते हैं फिर क्वेश्चन करेंगे। जैसे मान लो मैं आपको फील करवाता हूं, पहले अच्छे से फील करो इसमें क्या होगा। जैसे मान लो ये एक ऑब्जेक्ट है, ये 1 है, इसको U1 से थ्रो किया मैंने एट एंगल θ1, और ये 2 है, इसको U2 से थ्रो किया एट एंगल θ2। समझ में आया? ठीक है, मान लो ये यहां पर गिरा और ये यहां गिरा। समझ में आया क्या? ठीक है, आया सोच? अरे यस नो तो बोलो यार, मैं बोर हो जाता हूँ, तुम चुपचाप बैठ गए। Yes, sir. हाँ, सो जाते हो क्या? ऐसा लगता है मैं खुद को पढ़ा रहा हूँ, फिर बहुत स्लो हो जाता हूँ मैं। अब इधर देखो, सिलेबस आगे बढ़ ही नहीं पा रहा है, तुम ऐसे रिस्पॉन्स देते हो तो। ठीक है, अब तक तो चैप्टर पूरे हो जाने चाहिए थे, न्यूटन्स लॉ शुरू हो जाना चाहिए था अब तक। हाँ, अब देखो इधर, तो इसके अगर मैं कंपोनेंट लूं तो एक कंपोनेंट इधर आएगा और एक कंपोनेंट इधर आएगा, तो मैं फर्स्ट की वेलोसिटी U1 इनिशियल वेलोसिटी की अगर मैं बात करूं दोनों की, तो U1 कितना होगा? U1 cos θ1 I कैप, ये तो x कंपोनेंट है, U1 sin θ1 j कैप, ये y कंपोनेंट है। समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. U2 अगर मैं बात करूं तो इसका कंपोनेंट क्या होगा? x। ये सब तुम्हें आंसर देना चाहिए, मैं तुम्हें सुन के लिखना चाहिए, बट तुम बोल ही नहीं रहे हो, मैं खुद ही पढ़ा रहा हूँ, खुद को खुद ही सोच रहा हूँ, खुद ही आंसर दे रहा हूँ। जो चीज पढ़ा दी जाती है उसका रिस्पॉन्स अगर क्लास में आता है तो वो क्लास के बच्चे अच्छे हैं, वो पढ़ते हैं। तुम्हारा कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है मतलब तुम पढ़ाई नहीं करते हो बिल्कुल भी, कंपोनेंट लेना नहीं आ रहा है तुम्हें, बोल ही नहीं रहे हो, देख रहे हो कि सर पढ़ा देंगे हम लिख लेंगे, ऐसा होता है क्या? हाँ, क्या होगा? U2 क्या होगा बोलो? U2 cos θ2 I cap plus U2 sin θ2 J cap। 90. थोड़ा मेहनत करो, चुपचाप फ्री में हलवा खाने की जरूरत नहीं होती यहाँ पे,
थोड़ा सा मेहनत करो, बोलो यहाँ पे, रिस्पॉन्ड करो, तुम्हारा ही फायदा होगा। ठीक है, U2 कैसा आया, U2 cos θ2 ये आएगा, U2 sin θ2 ये आएगा। समझ में आया क्या? अब अगर मैं इनिशियल वेलोसिटी का रिलेटिव निकालूं 1 के रिस्पेक्ट में, वेलोसिटी ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 अगर मैं बात करूं, तो वो होगा U21, वो होगा U2 माइनस U1। समझ में आया क्या? Yes, sir. Yes. तो क्या होगा, इसमें से ये माइनस होगा, तो U2 cos θ2 माइनस U1 cos θ1 आई कैप प्लस U2 sin θ2 माइनस U1 sin θ1 जे कैप। समझ में आया क्या? Yes, sir. Yes. एक्सेलरेशन ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1, वो क्या होगा, एक्सेलरेशन ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 होगा 2 माइनस एक्सेलरेशन ऑफ 1। चाहे आप ऐसे फेंको, हमेशा एक्शन कितना होता है, माइनस जी, ये होता है ना, माइनस जी जे कैप, ये 2 का और 1 का भी यही होगा, माइनस जी जे कैप। समझ में आया क्या? Yes, sir. हाँ, Yes, sir. Yes, sir. तो 0 आ गया है, तो ये क्या आ गया, 0। इस अगर मींस रिलेटिव एक्सेलरेशन इज 0, मैंने तुम्हें बताया भी, रिलेटिव एक्सेलरेशन इज 0, इसका मीनिंग क्या होता है, मींस रिलेटिव वेलोसिटी इज कांस्टेंट। याद है ना? Yes. Yes, sir. Yes, sir. Yes. रिलेटिव वेलोसिटी इज कांस्टेंट। तो ये जो वेलोसिटी है 2 विद रिस्पेक्ट टू 1, ये कांस्टेंट रहेगी। अब मैं यहां लिख देता हूं, इट इज कांस्टेंट, ये कभी भी चेंज नहीं होगी। ध्यान से देखो, दोनों की खुद की अपनी अपनी वेलोसिटी तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में तो चेंज हो रही है, बट एक दूसरे के रिस्पेक्ट में चेंज नहीं हो रही है। समझ में आया क्या? Yes, समझ में sir. आया? यस अब देखो, लिखने में ज्यादा ध्यान होता है तुम्हारा, समझने में कम होता है, इसलिए तो फिर गड़बड़ होती है। ठीक है, इधर देखो, रिलेटिव वेलोसिटी, रिलेटिव एक्सेलरेशन 0 मींस रिलेटिव वेलोसिटी कांस्टेंट, मतलब 2 की वेलोसिटी 1 के रिस्पेक्ट में निकालो या 1 की वेलोसिटी 2 के रिस्पेक्ट में निकालो, रिलेटिव वेलोसिटी कांस्टेंट है। तो अगर मैं आपसे पूछूं 1 के रिस्पेक्ट में 2 का पाथ कैसा होगा, मैं आपसे क्या पूछूं, 1 के रिस्पेक्ट में 2 का पाथ कैसा होगा, बताओ कैसा होगा? ये तो मैंने बनाया ग्राउंड फ्रेम में, ये दोनों डायग्राम मैंने कैसे बनाए थे, ग्राउंड फ्रेम में। अगर मैं इसको 1 की फ्रेम में बनाऊं तो, इसकी फ्रेम में, तो दूसरा पैराबोलिक दिखा, उसको पहले ऊपर आते हुए दिखेगा। 1 की फ्रेम में अगर मैं बनाऊं तो 1 तो रेस्ट पर आ जाएगा, हाँ सर। और 2 के 2 कंपोनेंट है। देखो 2 के पास 2 कंपोनेंट है 1 के रिस्पेक्ट में, एक तो ये वाला और एक ये वाला। समझ में आया क्या? हाँ, Yes, sir. और दोनों कंपोनेंट कांस्टेंट है। अरे रिलेटिव वेलोसिटी अगर कांस्टेंट हो तो वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होता है। मतलब रिलेटिव वेलोसिटी कांस्टेंट है, मतलब मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट होगी और डायरेक्शन भी कांस्टेंट होगी। समझ में आया क्या? तभी तो कांस्टेंट होगी। वन के फ्रेम से सुना था। हाँ, चलो वापिस, बार बार डिस्टरबेंस हो रहा है, फिर से सुनो। देखो ध्यान दो, 1 के रिस्पेक्ट में 2 का डायग्राम बना रहा था, तो 2 की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू 1 ये आई थी, आई कैप में इतनी आई थी, यहाँ नहीं लिख रहा हूं मैं, और जे कैप में इतनी आई थी, ये वाली। समझ में आया? ये कांस्टेंट है। ध्यान रखो, पुराने कंसेप्ट पे जाओ। वेलोसिटी कांस्टेंट का मतलब होता है ना तो मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है ना डायरेक्शन चेंज हो रही है। समझ में आया क्या? इसको बोलते हैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो यहाँ पर वेलोसिटी कांस्टेंट है, मतलब यूनिफॉर्म है।
तो ना तो डायरेक्शन चेंज होगा ना मैग्नीट्यूड चेंज होगा, तो इसका डायरेक्शन अभी किधर आ रहा है, दोनों का रिजल्टेंट इधर आएगा। Yes, sir. समझ में आया? Yes, हाँ, sir. Yes, Yes, sir. sir. तो टू का पाथ, दिस इज पाथ ऑफ टू विद रिस्पेक्ट टू वन। अगर आप जैसे मान लो इमेजिन करो ये एक प्रोजेक्टाइल है, ये एक प्रोजेक्टाइल है, इस पे बैठ के आप टू को देखोगे ना तो वो प्रोजेक्टाइल नहीं दिखेगा, उसका पाथ स्ट्रेट लाइन दिखेगा। कैसा दिखेगा? अगर मान लो आपको किसी Straight line. प्रोजेक्टाइल पे बिठा दें, या फिर समझ लो आप ही एक प्रोजेक्टाइल हो, ठीक है, आपको किसी ने फेंका है और मैं भी एक प्रोजेक्टाइल हूं, मेरे को भी किसी ने फेंका है, तो आप मुझको देखोगे तो मेरा पाथ स्ट्रेट लाइन दिखेगा आपको। अब वो स्ट्रेट लाइन ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। समझ में आया? स्ट्रेट लाइन किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है। मान लो इधर देखो, जब आपने इसमें से ये माइनस किया था u2 sin थीटा 2 में से u1 sin थीटा 1, ये जीरो भी तो हो सकता है अगर ये दोनों इक्वल हो तो। समझ में आया? अगर ये जीरो हो जाए तो ये वाला कंपोनेंट जीरो हो जाएगा, तो रिजल्टेंट इधर आएगा, तो 1 के रिस्पेक्ट में 2 ऐसे जाते हुए दिखेगा। समझ में आया? Yes. मान लो ये वाला कंपोनेंट जीरो हो जाए, ये वाला कंपोनेंट, तो 1 के रिस्पेक्ट में 2 ऐसे जाते हुए दिखेगा ऊपर। अगर ये कंपोनेंट जीरो हो जाए तो 1 के रिस्पेक्ट में 2 स्ट्रेट लाइन में ऊपर जाते हुए दिखेगा। समझ में आया? और अगर दोनों की सेम हो, दोनों कंपोनेंट जीरो हो जाए तो रेस्ट पर दिखेगा। दोनों की वेलोसिटी अगर सेम है तो रिलेटिव वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। समझ में आया क्या? Yes, तो sir. कैसा पाथ है? Yes, sir. पाथ ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 इज स्ट्रेट लाइन। तो क्वेश्चन आता है, पाथ ऑफ वन प्रोजेक्टाइल विद रिस्पेक्ट टू अनदर प्रोजेक्टाइल इज, ऑप्शन में लिखा होता है स्ट्रेट लाइन, पैराबोला, सर्कल, तो कौन सा टिक करोगे? एक बार फिर से देखो, वन को u1 की स्पीड से θ1 एंगल पर और सेकंड को u2 की स्पीड से θ2 एंगल पर थ्रो किया था, तो इनकी इनिशियल वेलोसिटी आई कैप जे कैप में हमने लिख ली कंपोनेंट लेके, है ना। अब उनसे पूछा वेलोसिटी ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1, मतलब 2 की वेलोसिटी 1 के रिस्पेक्ट में पूछो या 1 की वेलोसिटी 2 के रिस्पेक्ट में पूछो, ऐसे निकालते हैं u2 माइनस u1। समझ में आया? ये आई, इसमें से ये माइनस करोगे आई कैप में आई कैप माइनस होगा, जे कैप में जे कैप, ऐसा आएगी। अब ये कांस्टेंट क्यों है? क्योंकि हमने एक्सेलेरेशन चेक किया, रिलेटिव एक्सेलेरेशन वो जीरो आएगा। क्या आएगा? दोनों का एक्सेलेरेशन सेम है ना, इस दिस माइनस दिस करोगे कैंसिल हो जाएगा दोनों। समझ में आया? Yes, sir. तो जीरो, रिलेटिव एक्सेलेरेशन जीरो का मतलब क्या है? रिलेटिव वेलोसिटी कांस्टेंट है। वेलोसिटी कब कांस्टेंट होती है? जब उसका मैग्नीट्यूड भी सेम हो और डायरेक्शन भी सेम हो। तो 1 के रिस्पेक्ट में 2 इधर जा रहा है तो हमेशा इसी डायरेक्शन में जाता रहेगा जब तक गिर नहीं जाता है। समझ में आया क्या? ठीक है। Yes, sir. अब स्ट्रेट लाइन पाथ होता है तो स्ट्रेट लाइन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में भी हो सकती है, वर्टिकल डायरेक्शन में भी हो सकती है। मतलब मैं 1 प्रोजेक्टाइल पे देख के 2 को देखूं तो हो सकता है ऊपर जाते हुए दिखे, हो सकता है ऐसे जाते हुए दिखे, हो सकता है वैसे जाते हुए दिखे, या हो सकता है हॉरिजॉन्टल में उधर या इधर आते हुए दिखे। समझ में आया क्या? सारी केस पॉसिबल है। मान लो वर्टिकल कंपोनेंट दोनों के कैंसिल हो गए तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में दिखेगा जाते हुए। मान लो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट दोनों के कैंसिल हो गए तो वर्टिकल डायरेक्शन में दिखेगा। मान लो दोनों ही कैंसिल नहीं हुए तो बीच में दिखेगा। समझ में आया क्या? बट पाथ स्ट्रेट लाइन होगा। तो आपको याद रखना है एक प्रोजेक्टाइल के रिस्पेक्ट में दूसरे प्रोजेक्टाइल का पाथ स्ट्रेट लाइन होता है, बिकॉज रिलेटिव एक्सेलेरेशन जीरो है तो रिलेटिव वेलोसिटी कांस्टेंट है। रिलेटिव वेलोसिटी कांस्टेंट का मतलब पार्टिकल एक के रिस्पेक्ट में दूसरा पार्टिकल हमेशा स्ट्रेट लाइन में चलेगा विदाउट चेंजिंग इट्स डायरेक्शन। समझ में आया? Yes, sir. अब क्वेश्चन करते हैं, देखो जैसे मान लो दो प्रोजेक्टाइल को थ्रो किया है, एक ए और एक बी। बी को ऐसे थ्रो किया है 53 डिग्री पर 50 मीटर पर सेकंड की स्पीड पर, और ए को ए की स्पीड नहीं पता हमें, ठीक है, यू की स्पीड से थ्रो किया है। समझ में आया? इनके बीच का गैप अभी 100 मीटर है।
ठीक है, इनके बीच का गैप कितना है अभी 100 मीटर। हमसे पूछा है फाइंड u फॉर कोलिजन। इसकी इनिशियल वेलोसिटी बताओ कि ये इससे टकरा जाए, किससे, बी से। एक बार तुम ट्राई करो थोड़ी देर, फिर मैं बताता हूँ। बोलो क्या बोल रहे थे। सर मतलब उन लोगों का पाथ जो है वो मतलब उधर एयर में कोलाइड होना चाहिए ना कोलिजन के हाँ लिए, या फिर हाँ, नीचे एक और चीज, अचानक से इसका जाना एंगल चाहिए। भी ले लो, ये 7 डिग्री है, एंगल भी ले लो इसका। मतलब जैसे ये ऐसे जा रहा है और ये ऐसे जा रहा है, तो बीच में कहीं इनका कोलिजन होगा। समझ में आया। तो हमें यू निकालना है कि वो कोलिजन कितनी स्पीड से थ्रो करें कि इनके बीच में कोलिजन हो। चलो देखो, देखो अभी तुम्हें थोड़ा सा टफ लगेगा, बट मैं बताऊंगा, उसके बाद करने में इजी लगेगा बिल्कुल। कंपोनेंट ले लो इसका, ये कंपोनेंट कितना आएगा, ये कंपोनेंट कितना आएगा, cos 53 3/5 होता है, 30 आएगा, यस सर। और ये 40 आएगा। सर समझ में आया क्या, है ना। मैं क्वेश्चन फिर से ड्रॉ करता हूं। इसके कंपोनेंट ले लो, ये 30 आएगा और ये 40 आएगा, और ये 4u/5 आएगा, और ये 3u/5। दोनों के कंपोनेंट ले लो। प्रोजेक्टाइल में सबसे पहले स्टेप ही कंपोनेंट लेते हैं। अब जब आपने कंपोनेंट ले लिए तो ये हटा सकते हो। अब इसकी जरूरत है क्या, नहीं है। समझ में आया क्या। हाँ, अब ये तो ग्राउंड फ्रेम में, ये तो ग्राउंड की फ्रेम में, किसी एक की फ्रेम में देखो, एक ही फ्रेम में देखेंगे तो ए तो रेस्ट पर आ जाएगा, और बी, एक ही फ्रेम में देखेंगे तो बी, एक ये ए फ्रेम में देखूंगा मैं, तो ए की वेलोसिटी बी में अपोजिट डायरेक्शन में ऐड करेंगे। समझ में आया। तो एक वेलोसिटी इन दोनों, तो बी की एक तो 30 थी और एक की 40 थी, तो एक इधर करेंगे 4u/5 और एक इधर करेंगे 3u/5। समझ में आया। ये 3u/5 इधर करेंगे और ये 4u/5, सॉरी 4u/5 इधर करेंगे। इसकी 4u/5 इधर है ना, तो इसमें इधर करेंगे, तो ये हो जाएगा प्लस 4u/5। समझ में आया। अरे ए के रिस्पेक्ट में बी, अरे रिलेटिव वेलोसिटी दोनों एक ही डायरेक्शन में तो ऐड हो जाएगी ना। समझ में आया क्या। ये दोनों पास में आ रहे हैं ना, तो दोनों ऐड हो जाएगी ना। और ये दोनों ऊपर जा रहे हैं तो क्या बचेगा, ये 40 में से 3u/5 माइनस करोगे तो क्या बचेगा, ये वाला कंपोनेंट क्या बचेगा, 40 माइनस 3u/5। मैंने बी की वेलोसिटी बता दी ए के रिस्पेक्ट में। समझ में आया क्या। और ये हो गया 30 प्लस 4u/5। समझ में आ गया। हाँ, ए की कंपोनेंट, ए की सारी वेलोसिटी रेस्ट पर हो गई, तो इसमें एडजस्ट हो गई ना अपोजिट डायरेक्शन में। नहीं समझ में Yes, आया sir. क्या। हाँ, तो ये क्या होगी 30 प्लस 4u/5, ये हो गई 40 माइनस 3u/5। आया समझ में। यस सर। ठीक है। अब ए तो रेस्ट पर ही है, तो बी का ए से कोलिजन तब होगा ना, ये तो यहीं कहीं रहेगा, जब ये वाला कंपोनेंट 0 हो जाए। समझ में आया क्या। यस सर। हाँ, अगर ये कंपोनेंट 0 नहीं है तो ये तो इधर, इन दोनों का रिजल्टेंट तो इधर आ रहा है, तो ये तो इधर निकल जाएगा, तो कोलिजन होगा क्या। ए के रिस्पेक्ट में बी का पाथ कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन होगा, और किधर होगा वो इन दोनों कंपोनेंट के ऊपर डिपेंड करेगा। समझ में आया। अगर ये कंपोनेंट 0 नहीं है तो इसका रिजल्टेंट और इसका रिजल्टेंट तो ए के रिस्पेक्ट में बी ऐसे चला जाएगा। आया समझ में। हाँ, समझ Yes, में आ sir. गया। तो
ये 0 होगा तभी तो इसका पाथ इधर आएगा ए के रिस्पेक्ट में बी का। समझ में आया? यस सर। ए के रिस्पेक्ट में बी का पाथ फॉर कोलिजन बी ए के पास इस डायरेक्शन में आना चाहिए, तो ये 0 होना चाहिए ना। तो क्या लिखूंगा मैं? 40 माइनस 3u/5 इज इक्वल टू 0। तो 3u/5 इज इक्वल टू 40। तो u कितना आया? 200/3। समझ में आ गया क्या? यस सर। Yes, sir. आ गया समझ में? हाँ। हाँ सर। अब Yes, आपसे sir. पूछा ऑल्सो फाइंड टाइम, एक एक करके मैं सारे क्वेश्चन कराता हूँ। ऑल्सो फाइंड टाइम ऑफ कोलिजन, ऑल्सो फाइंड टाइम ऑफ कोलिजन। ठीक है, टाइम ऑफ कोलिजन भी बताना है हमें। तो फिर से इसी फ्रेम में देख लो। सॉरी, मैंने ग्राउंड फ्रेम नहीं है, ये एक ही फ्रेम है। ये ए के रिस्पेक्ट में लिखा है ना, तो ए तो नहीं नीचे वाली एक, ये तो ग्राउंड फ्रेम ही था। ये वाली एक ही फ्रेम है, एक तो डायग्राम है नीचे। समझ में आया क्या? तो ए तो रेस्ट पर ही है, बी को ए तक कितना चलना है? 100 मीटर। समझ में आया? तो टाइम कितना होगा? डिस्टेंस कितना है? 100। और ये बी ए के रिस्पेक्ट में कितने से जा रहा है? 30/4u/5 से। u की वैल्यू ये पुट कर दो तो टाइम आ जाएगा। समझ में आया? हाँ, कितना आएगा? ये पुट करो एक बार। 30 + 4/5 × 200/3। ठीक है, 5 से ये कितने टाइम्स? 40 टाइम्स। समझ में आया? तो 30 + 160/3, तो कितना आएगा टाइम? 90 + 30, 130/3। तो यहाँ पे पुट कर दो, टाइम आ जाएगा। समझ में आया? Yes. लिखो यहाँ तक।